नमस्कार। और जमाबंदी और इंतकाल पर हमारी इस खास चर्चा श्रृंखला में आप सबका एक बार फिर स्वागत है। नमस्कार। पिछली बातचीत को आगे बढ़ाते हुए आज हम हरियाणा में इंतकाल की प्रक्रिया से जुड़ी जो खास हिदायतें हैं, जी जो नियम हैं, उन पर और गहराई से बात करने वाले हैं। जी बिल्कुल। हमारा मकसद, जैसा हमने पहले भी कहा, यही है कि इन नियमों और प्रक्रियाओं को इतनी बारीकी से समझें जैसे शायद कोई पटवारी समझता हो। हाँ, कोशिश ही रहेगी। क्योंकि ये जमीन के रिकॉर्ड और इंतकाल की दुनिया थोड़ी, कह सकते हैं, पेचीदा हो सकती है। तो अगर आप इसे करीब से जानना चाहते हैं तो हमारे साथ बने रहिए। जरूर। चलिए शुरू करते हैं बिल्कुल पहले कदम से। जब कोई जमीनी बदलाव मतलब इंतकाल का मामला रजिस्टर में दर्ज होता है तो उसका सबसे पहला निशान जमाबंदी पर कैसे पड़ता है? देखिए, ये एक बहुत ही व्यवस्थित तरीका है। जैसे ही पटवारी किसी जमीन के मालिकाना हक में बदलाव, जैसे कोई बिक्री हुई या विरासत का मामला आया, उसे अपने इंतकाल रजिस्टर में दर्ज करता है। हाँ। तो उसकी पहली जिम्मेदारी ये होती है कि वो फौरन उसी समय उस जमीन से जुड़ी जो खेवट या खतौनी है, जो जमाबंदी में जमीन की पहचान है, होल्डिंग नंबर कह लीजिए, जी। उसके आखिर में एक कॉलम होता है, कैफियत कॉलम, मतलब रिमार्क्स कॉलम। अच्छा, कैफियत कॉलम। हाँ, उस कॉलम में वो पेंसिल से, ध्यान दीजिएगा, पेंसिल से उस इंतकाल का सीरियल नंबर और उसकी किस्म, मतलब वो बिक्री है, विरासत है, रहन है, ये लिख देता है। अच्छा, पेंसिल से। इसका मतलब ये हुआ कि ये भी कच्चा है, फाइनल नहीं। ये क्यों करते हैं पेंसिल से? बिल्कुल सही पकड़ा आपने। पेंसिल से लिखने का मतलब ही यही है कि ये बदलाव अभी प्रक्रिया में है। इस पर अभी अंतिम फैसला, मतलब राजस्व अधिकारी का आदेश होना बाकी है। इसका फायदा ये है कि अगर कोई भी व्यक्ति उस दौरान जमाबंदी की नकल लेता है, तो उसे कैफियत कॉलम में पेंसिल की एंट्री देखकर फौरन पता चल जाएगा कि भाई इस जमीन पर कोई कार्रवाई चल रही है। एक तरह का अलर्ट है ये। ये तो काफी स्मार्ट तरीका है जानकारी देने का, बिना रिकॉर्ड को परमानेंटली बदले। जी हाँ। और जब इंतकाल मंजूर हो जाता है, मतलब राजस्व अधिकारी ने कह दिया कि हाँ ये बदलाव ठीक है, तब इस पेंसिल वाली एंट्री का क्या होता है? हाँ, तो जब राजस्व अधिकारी उस इंतकाल को सत्यापित कर देते हैं, मतलब मंजूर कर देते हैं, तब पटवारी उसी कैफियत कॉलम में जहां पेंसिल से लिखा था उसे मिटाकर लाल स्याही से, अब पक्की स्याही से, वही जानकारी, इंतकाल का नंबर और उसकी किस्म पक्की कर देता है। लाल स्याही से, अच्छा। हाँ, लाल स्याही का मतलब है कि ये बदलाव अब आधिकारिक रिकॉर्ड का हिस्सा बन गया है, ये अब फाइनल है। समझ गई। और अगर कोई सुधार हो, आपने पिछली बार फर्द बदर का जिक्र किया था, जी क्या उसका भी निशान पड़ता है? और ये फर्द बदर है क्या, आसान शब्दों में? हाँ, उसका भी निशान पड़ता है, बिल्कुल। फर्द बदर मतलब है किसी पुरानी एंट्री में अगर कोई गलती रह गई हो, उसे सुधारना। जैसे? मान लीजिए पिछली जमाबंदी में कोई रकबा गलत लिख दिया या किसी के नाम की स्पेलिंग गलत हो गई। ऐसी गलती को ठीक करने के लिए फर्द बदर का इंतकाल दर्ज होता है। अच्छा। इसका सीरियल नंबर भी उसी कैफियत कॉलम में दर्ज किया जाता है, लेकिन उसे सामान्य इंतकाल से अलग पहचानने के लिए उसके सीरियल नंबर के साथ बदर शब्द जोड़ देते हैं। जैसे? जैसे एक बदर, दो बदर, इस तरह से। तो साफ पता चल जाता है कि ये कोई नया लेन देन नहीं है, बल्कि किसी पिछली गलती का सुधार किया गया है। बहुत स्पष्ट। तो ये तो हुई जमाबंदी पर निशानदेही। अब आते हैं असल इंतकाल रजिस्टर पर ही। हमने सुना है ये रजिस्टर बड़े खास तरीके से बनता है, इसकी 2 प्रतियां होती हैं। जी हाँ, बिल्कुल। इंतकाल रजिस्टर असल में 2 प्रतियों में बनाया जाता है। इसे 2 परत वाला रजिस्टर भी कहते हैं। मतलब आप जो पहली कॉपी पर लिखते हैं, कार्बन कॉपी से वो दूसरी पर भी छपता जाता है। अच्छा, कार्बन कॉपी वाला सिस्टम। हाँ, इन 2 प्रतियों के नाम हैं, पहली है पड़त पटवार। पड़त पटवार। ये वाली प्रति, मतलब काउंटर फॉइल, ये पटवारी के अपने पास रहती है, उसके रिकॉर्ड के लिए। ठीक है। और दूसरी है पड़त सरकार। पड़त सरकार, नाम से ही लग रहा है। हाँ, जैसा नाम से जाहिर है, ये दूसरी प्रति, मतलब फॉइल, ये सरकारी रिकॉर्ड का हिस्सा बनती है। तो जब इंतकाल पर राजस्व अधिकारी का फैसला आ जाता है, आदेश हो जाता है, तब इस पड़त सरकार वाली प्रति का क्या होता है? पटवारी के पास तो उसकी कॉपी रह गई। देखिए, जैसे ही आदेश पारित होता है, तो पड़त सरकार वाली प्रति, जिस पर अधिकारी ने अपना आदेश लिखा होता है, उसे मूल रजिस्टर से बड़ी सावधानी से अलग कर लिया जाता है। इसे फिर तहसील के रिकॉर्ड कीपर यानी कार्यालय कानूनगो के पास जमा करवा दिया जाता है। कानूनगो के पास? जी। और फिर आगे चलकर जब नई जमाबंदी तैयार हो जाती है और पुरानी जमाबंदी रिकॉर्ड रूम में भेजी जाती है, तो उसके साथ ये पड़त सरकार की प्रतियां भी नत्थी होकर, मतलब अटैच होकर, जिले के मुख्य रिकॉर्ड रूम में चली जाती हैं। यानी सदर माल अभिलेखागार में, हाँ, डिस्ट्रिक्ट रिकॉर्ड रूम में ये हमेशा के लिए सुरक्षित रख दी जाती हैं।
इस पूरी प्रक्रिया में पटवारी पड़त सरकार पर क्या-क्या लिखता है? आपने कहा कॉलम 15 में कुछ खास बात है। हाँ, देखिए, पटवारी पड़त सरकार में कॉलम नंबर 1 से 13 तक तो सारी जानकारी भरता है। जमीन का ब्यौरा, पुराना मालिक, नया मालिक, बदलाव का आधार क्या है, बिक्री, विरासत वगैरह, रकबा कितना है, सब कुछ। लेकिन कॉलम नंबर 15 जो रिपोर्ट और आदेश के लिए होता है, उसमें पड़त सरकार पर वो सिर्फ अपने दस्तखत करता है, कोई रिपोर्ट नहीं लिखता। अच्छा, रिपोर्ट कहाँ लिखता है फिर? रिपोर्ट वो लिखता है पड़त पटवार के कॉलम 15 में, यानी अपनी वाली कॉपी पर। पटवारी वाली कॉपी पर। हाँ, उस रिपोर्ट में वो बताता है कि ये बदलाव क्यों हो रहा है, इसका आधार क्या है, तथ्यों का एक संक्षिप्त विवरण देता है और उन लोगों के नाम लिखता है जिनकी सूचना पर ये इंतकाल दर्ज किया गया है। और साथ ही वो गांव के संबंधित लंबरदार से भी कहता है कि भाई, आप इस एंट्री को अपने अंगूठे के निशान या दस्तखत से तस्दीक कर दीजिए, मतलब वेरीफाई कर दीजिए। एक बहुत अहम सवाल यहाँ पर जो कई लोगों के मन में रहता है, क्या इस इंतकाल पत्र पर, चाहे वो पड़त पटवार हो या पड़त सरकार, उन लोगों के हस्ताक्षर या अंगूठे के निशान भी लिए जाते हैं जिन्होंने जमीन खरीदी या बेची है, मतलब लेन देन करने वाले पक्षों के? नहीं, बिल्कुल नहीं। और ये एक बेहद बेहद महत्वपूर्ण बिंदु है। इसे साफ तौर पर समझना बहुत जरूरी है। हाँ, बताएं। नियमों में बहुत सख्ती से ये बात लिखी गई है कि इंतकाल पत्र यानी म्यूटेशन शीट पर कहीं भी, किसी भी हालत में लेन देन करने वाले किसी भी पक्ष का, हाँ, चाहे वो खरीदने वाला हो, बेचने वाला हो, वसीयत पाने वाला हो या कोई भी हितधारक हो, उसका अंगूठा या हस्ताक्षर लेना सख्त वर्जित है, मना है। ये तो वाकई बड़ी चौंकाने वाली और ध्यान रखने वाली बात है। आमतौर पर लोग सोचते होंगे कि जिसके नाम जमीन हो रही है उसके दस्तखत तो होंगे ही। नहीं, ऐसा नहीं है। इसकी कोई खास वजह कि पार्टियों के दस्तखत क्यों मना है? कहीं ऐसा तो नहीं कि इससे कोई दबाव वगैरह की गुंजाइश रहती हो? बिल्कुल, आपने सही सोचा। इसका एक मुख्य कारण यही माना जाता है। देखिए, इंतकाल की प्रक्रिया अपने आप में कोई नया हक पैदा नहीं करती। ये तो पहले से हो चुके लेन देन जैसे रजिस्ट्री या कानूनन तय हक जैसे विरासत को सिर्फ सरकारी रिकॉर्ड में चढ़ाने की प्रक्रिया है। अच्छा, ये सिर्फ रिकॉर्डिंग प्रक्रिया है। सबूत के तौर पर वो रजिस्ट्री या विरासत का आधार ही काफी होता है। अगर इंतकाल पर भी हस्ताक्षर लिए जाएं, तो ये मुमकिन है कि प्रक्रिया के दौरान किसी पक्ष पर कोई अनुचित दबाव डाला जाए या कोई नया विवाद खड़ा करने की कोशिश की जाए। तो पारदर्शिता और निष्पक्षता बनी रहे, इसीलिए ये नियम है कि केवल सरकारी अधिकारी और गवाह जैसे लंबरदार ही इस पर हस्ताक्षर करेंगे, लेन देन करने वाले पक्ष नहीं। ये स्पष्टीकरण बहुत जरूरी था क्योंकि ये आम धारणा के विपरीत है। जी बिल्कुल। अच्छा, तो पटवारी और लंबरदार के बाद अगली कड़ी में आते हैं फील्ड कानूनगो। उनकी क्या भूमिका है इस जांच पड़ताल में? फील्ड कानूनगो का काम है पटवारी ने जो एंट्रीज की हैं उनकी जांच करना और उन्हें प्रमाणित करना। सिर्फ कागजी जांच? नहीं, सिर्फ कागजी नहीं, उन्हें जरूरत पड़ने पर मौके पर जाकर या संबंधित दस्तावेजों की व्यक्तिगत जांच करनी होती है। सिर्फ पटवारी की रिपोर्ट पर निर्भर नहीं रहना होता। अच्छा। पटवारी ने पड़त पटवार और पड़त सरकार दोनों में जो भी एंट्रीज की हैं, कॉलम 1 से 13 तक, फील्ड कानूनगो को उन सभी को अटेस्ट करना होता है, सत्यापित करना होता है। वो संक्षेप में ये नोट करते हैं कि हाँ, मैंने जांच कर ली है। कानूनगो को पड़त सरकार में पटवारी की रिपोर्ट के नीचे तारीख लिखनी होती है और दोनों प्रतियों पर, पड़त पटवार और पड़त सरकार दोनों पर अपने हस्ताक्षर करने होते हैं। तो एक तरह से वो पटवारी के काम की चेकिंग करते हैं। बिल्कुल, एक तरह से सुपरविजन और चेकिंग है। पटवारी, लंबरदार, कानूनगो ये सब हो गए। अब आते हैं सबसे अहम अधिकारी पर, राजस्व अधिकारी। ये तहसीलदार हो सकते हैं, नायब तहसीलदार हो सकते हैं। इनका क्या रोल है और इन्हें किन बातों का ध्यान रखना होता है? देखिए, राजस्व अधिकारी का रोल सबसे निर्णायक है क्योंकि इंतकाल को मंजूर या नामंजूर करने का अंतिम अधिकार उन्हीं के पास है। सही। उनका मुख्य काम है पहला, तुलना करना। उन्हें पड़त सरकार और पड़त पटवार में पटवारी और कानूनगो ने जो एंट्रीज की हैं उनकी बहुत सावधानी से तुलना करनी होती है। देखना होता है कि दोनों में कोई अंतर तो नहीं है। दूसरा और सबसे महत्वपूर्ण, अपना आदेश लिखना। उन्हें अपना अंतिम आदेश पड़त सरकार वाली प्रति पर साफ साफ लिखना होता है। यह आदेश बिल्कुल स्पष्ट होना चाहिए, पढ़ने लायक होना चाहिए, उसमें कोई काटापीटी या अस्पष्टता नहीं होनी चाहिए ताकि बाद में कोई भ्रम की स्थिति ना बने। उनके आदेश में किन किन बातों का जिक्र होना अनिवार्य है? क्या उन्हें बहुत विस्तार से सब कुछ लिखना पड़ता है? नहीं, बहुत विस्तार से बयान लिखने की जरूरत नहीं है, लेकिन कुछ खास बातें आदेश में जरूर होनी चाहिए जिससे पता चले कि प्रक्रिया का पालन हुआ है। जैसे?
क्या सभी संबंधित पक्ष मतलब इंटरेस्टेड पार्टीज मौके पर मौजूद थे जब इंतकाल पर सुनवाई हुई? अगर कोई मौजूद नहीं था तो उसकी गैर मौजूदगी में सबूत कैसे लिया गया? या अगर सबूत नहीं लिया तो क्या उसे हाजिर होने का उचित मौका दिया गया था, जैसे नोटिस भेजकर? ठीक है। जो लोग हाजिर थे उनकी पहचान किसने की? आमतौर पर लंबरदार या कोई और पहचान करता है। और वो जगह जहां आदेश लिखा गया? अक्सर गांव में ही चौपाल पर या पंचायत घर में इंतकाल दर्ज होते हैं। और आदेश लिखने की तारीख? ये जरूरी नहीं कि वो पार्टियों और गवाहों के लंबे चौड़े बयान लिखें, पर आदेश में इस बात का संक्षिप्त जिक्र जरूर होना चाहिए कि उन्होंने किन लोगों से पूछताछ की, उन्होंने क्या मुख्य बातें बताईं और किन सबूतों या कारणों के आधार पर उन्होंने ये फैसला लिया है, मंजूरी का या नामंजूरी का। आपने पहले बताया कि पटवारी या कानून को पार्टियों के दस्तखत नहीं लेते, क्या राजस्व अधिकारी ले सकते हैं? सामान्य नियम यही है कि राजस्व अधिकारी भी इंतकाल की कार्यवाही में कहीं भी पार्टियों या गवाहों के हस्ताक्षर या अंगूठे के निशान नहीं लेते हैं। अच्छा, वो भी नहीं। जी, कुछ अपवाद हैं, जैसे चकबंदी यानी कंसोलिडेशन या जमीन का बंदोबस्त यानी सेटलमेंट होता है, उस दौरान शायद प्रक्रिया अलग हो, लेकिन सामान्य इंतकाल में जैसे बिक्री, विरासत, रहन वगैरह, उसमें हस्ताक्षर नहीं लिए जाते हैं। हाँ, एक खास स्थिति है जहां राजस्व अधिकारी को अपने हाथ से कुछ लिखना होता है। वो तब है जब इंतकाल का आदेश किसी पूरी जोत से संबंधित हो, मतलब होल होल्डिंग, और वो मामला बिना किसी झगड़े के विरासत का हो, अनडिस्प्यूटेड इनहेरिटेंस का। अच्छा, पूरी होल्डिंग और निर्विवाद विरासत। हाँ, ऐसी स्थिति में पारदर्शिता के लिए राजस्व अधिकारी को प्रभावित खेतों की कुल संख्या और उनका कुल क्षेत्रफल अपने हाथ से आदेश में दर्ज करना होता है। ये एक एहतियात है। समझ गई। तो मुख्य आदेश और ये हाथ से लिखी जानकारी अगर जरूरी हो तो पढ़त सरकार पर लिखी जाती है। फिर पढ़त पटवार यानी पटवारी वाली कॉपी पर राजस्व अधिकारी क्या लिखते हैं? पढ़त पटवार पर राजस्व अधिकारी अपने विस्तृत आदेश का केवल एक बहुत ही संक्षिप्त सार लिखते हैं, बहुत छोटा सा, वो भी अपने हाथ से। कितना संक्षिप्त? बस इतना कि फला इंतकाल नंबर जिसका रकबा इतना है मंजूर किया जाता है। जैसे उदाहरण के लिए लिख देंगे इंतकाल नंबर 123, रकबा 5 एकड़ 3 कनाल 2 मरला मंजूर है, बस। अच्छा। इसमें आदेश के कारण क्या थे, क्या तथ्य थे, उनका कोई विवरण पढ़त पटवार में दर्ज नहीं किया जाना चाहिए। वो सब विवरण केवल पढ़त सरकार पर ही होता है, जो सरकारी रिकॉर्ड में जाती है। और अगर इंतकाल मंजूर ना हो, अस्वीकार कर दिया जाए, मान लीजिए रजिस्ट्री में कोई खामी निकली या कोई कानूनी अड़चन आ गई, तब क्या प्रक्रिया है? राजस्व अधिकारी पढ़त सरकार पर ही इंतकाल को अस्वीकार करने का स्पष्ट आदेश लिखते हैं। उसमें अस्वीकृति का कारण भी बताते हैं। और साथ ही पलत पटवार पर भी संक्षिप्त में लिख देते हैं कि इंतकाल अस्वीकार कर दिया गया है। फिर वो दोनों प्रतियों की एंट्रीज का मिलान करके हस्ताक्षर कर देते हैं। ठीक है। अब एक अहम सवाल समय को लेकर। क्या इंतकाल को मंजूर या नामंजूर करने के लिए कोई समय सीमा भी तय है, या ये मामले सालों तक लटके रह सकते हैं? क्योंकि ऐसा सुनने में तो आता है। नहीं, देखिए, नियम तो समय सीमा तय करते हैं और इस पर काफी जोर भी दिया जाता है। नियम संख्या 7, इंस्ट्रक्शन 7, इस बारे में बिल्कुल साफ है। क्या कहती है वो? वो कहती है कि जो निर्विवाद इंतकाल हैं, अनडिस्प्यूटेड म्यूटेशंस, मतलब जिनमें कोई झगड़ा या आपत्ति नहीं है, जैसे सीधी रजिस्ट्री या बिना झगड़े की विरासत, हाँ, उन्हें घटना होने की तारीख से, जैसे रजिस्ट्री की तारीख या मृत्यु की तारीख, उससे 2 महीने के अंदर राजस्व अधिकारी द्वारा सत्यापित यानी अटेस्ट कर देना चाहिए। सिर्फ 2 महीने? जी, निर्विवाद मामलों के लिए 2 महीने। और अगर विवादित हो तो? हाँ, अगर विवादित इंतकाल है, डिस्प्यूटेड म्यूटेशन, जिसमें कोई आपत्ति आ गई है या पक्षों में कोई मतभेद है, तो उसके निपटारे के लिए अधिकतम समय सीमा घटना की तारीख से 6 महीने रखी गई है। 6 महीने? जी, इसमें पटवारी की भी जिम्मेदारी तय की गई है। उसे घटना के 1 महीने के अंदर इंतकाल को रजिस्टर में दर्ज कर देना चाहिए, ताकि राजस्व अधिकारी के पास सत्यापन या निपटारे के लिए पर्याप्त समय बच सके। निर्विवाद के लिए बाकी का 1 महीना और विवादित के लिए बाकी के 5 महीने। 2 महीने और 6 महीने सुनने में तो ठीक लगता है, लेकिन अगर फिर भी इंतकाल सालों तक पेंडिंग रहे, मान लीजिए 2 साल तक भी सत्यापित ना हो, क्या ऐसे मामलों की कोई निगरानी होती है? क्योंकि 2 साल तो बहुत लंबा समय है, इससे तो जमीन मालिकों को बहुत परेशानी होती होगी। बिल्कुल, 2 साल बहुत लंबा अरसा है और इसे गंभीरता से लिया जाता है। इसीलिए निगरानी की एक पूरी व्यवस्था बनाई गई है। नियम 8 के तहत। क्या व्यवस्था है?
व्यवस्था ये है कि जो इंतकाल दर्ज होने के 2 साल के अंदर भी सत्यापित नहीं किए जाते, उन सभी की जानकारी हर तहसील को जिले के राजस्व कामकाज की जो त्रैमासिक रिपोर्ट होती है, क्वार्टरली रिपोर्ट, उसमें अलग से देनी होती है। हर 3 महीने पर? जी हाँ, हर तहसील में ऐसे 2 साल से ज्यादा पुराने लंबित इंतकालों की एक सूची तैयार करके संबंधित तहसीलदार या नायब तहसीलदार को दी जाती है और उनसे उम्मीद की जाती है कि वो विशेष कदम उठाकर इन्हें जल्द से जल्द निपटाएं। और अगर तहसीलदार या नायब तहसीलदार भी न निपटा पाए, मान लीजिए अगली तिमाही में भी वो पेंडिंग रहे, तब क्या? हाँ, अगर कोई इंतकाल अगली तिमाही के अंत तक भी बिना सत्यापित हुए रह जाता है तो उसे एक विशेष सूची में दर्ज किया जाता है। इस सूची में हर इंतकाल के सामने ये कारण भी लिखना होता है कि भाई ये अभी तक सत्यापित क्यों नहीं हो पाया। कारण भी लिखना होता है? जी, ये विशेष सूचियां फिर सूचना और कार्रवाई के लिए सीधे कलेक्टर यानी डिप्टी कमिश्नर को भेजी जाती हैं। अच्छा, मामला कलेक्टर तक पहुंच जाता है? हाँ, और अगर कलेक्टर के नोटिस में आने के बाद भी अगली तिमाही के अंत तक कोई इंतकाल उस सूची में बना रहता है, मतलब अब लगभग 3.25 साल हो गए, तो फिर देरी के कारणों के पूरे स्पष्टीकरण के साथ एक डिटेल रिपोर्ट कमिश्नर को भेजी जाती है। कमिश्नर तक? जी, ताकि वो मामले की तह तक जा सकें और जरूरी कार्रवाई कर सकें। इसमें देरी के लिए जिम्मेदार अधिकारी पर एक्शन लेना भी शामिल हो सकता है। ये पूरी प्रक्रिया जवाबदेही तय करने के लिए है। ये तो वाकई काफी मजबूत सिस्टम लगता है, जवाबदेही तय करने का। हमसे कम कागज पर तो है। जी, सिस्टम तो है। चलिए एक और स्थिति पे बात करते हैं। थोड़ी अजीब है पर हो सकती है। मान लीजिए इंतकाल निपट गया, सब कुछ हो गया, लेकिन बाद में पता चला कि उसकी जो पड़त सरकार थी, यानी सरकारी कॉपी, वो कहीं खो गई या गुम हो गई। अब सरकारी रिकॉर्ड तो अधूरा रह गया। ऐसे में क्या किया जाता है? हाँ, ये एक मुश्किल स्थिति हो सकती है, हालांकि ऐसा होना नहीं चाहिए। पर अगर कभी ऐसा हो जाए कि किसी निपटाए जा चुके इंतकाल की पड़त सरकार प्रति मिल ही नहीं रही है, हाँ, और काफी कोशिशों के बाद भी उसका पता नहीं चल पा रहा, तो नियम 10 इसका रास्ता बताते हैं। क्या रास्ता है? संबंधित फील्ड कानून को या कार्यालय कानून को जिसके भी रिकॉर्ड से वो गुम हुई है, वो इसकी सूचना अपने सर्कल राजस्व अधिकारी यानी तहसीलदार या नायब तहसीलदार को देगा। सर्कल राजस्व अधिकारी पहले अपनी तरफ से पूरी जांच करके तसल्ली करेंगे कि क्या पड़त सरकार वाकई खो गई है या नष्ट हो गई है। जब उन्हें यकीन हो जाएगा तो वो इस बारे में एक सर्टिफिकेट रिकॉर्ड पर लाएंगे। ठीक है। इसके बाद वो पटवारी के पास जो पड़त पटवार है यानी काउंटर फॉइल, उसमें दर्ज एंट्रीज के आधार पर पड़त सरकार की एक डुप्लीकेट कॉपी, हाँ, जिसे मुसन्ना इंतकाल कहते हैं, वो तैयार करवाने के लिए एक केस बनाकर कलेक्टर के पास मंजूरी के लिए भेजेंगे। अच्छा, कलेक्टर की मंजूरी से डुप्लीकेट बनती है? जी, कलेक्टर मामले के हालात को देखकर मुसन्ना इंतकाल बनाने की इजाजत दे सकते हैं या कोई और उचित आदेश पारित कर सकते हैं। चलिए अब बात करते हैं गलतियों की। मान लीजिए इंतकाल दर्ज हो गया, लेकिन अभी राजस्व अधिकारी ने उसे सत्यापित नहीं किया है, मतलब अटेस्ट नहीं किया है। इसी बीच पटवारी को या कानूनगो को पता चलता है कि कॉलम 9 से 12 में, जिनमें नए मालिक का नाम, हिस्सा वगैरह लिखा जाता है, उसमें कोई गलती हो गई है। क्या सत्यापन से पहले इसे ठीक किया जा सकता है? हाँ, बिल्कुल ठीक किया जा सकता है और किया जाना चाहिए। नियम 7.5 करेक्शन प्रीवियस टू अटेस्टेशन इसी बारे में है। अच्छा। सिद्धांत ये है कि कॉलम 9 से 12 की जो एंट्रीज हैं वो हर हाल में उस अंतिम आदेश के मुताबिक होनी चाहिए जो राजस्व अधिकारी पारित करने वाले हैं। अगर किसी भी कारण से, चाहे वो लिखने की गलती हो, क्लरिकल एरर हो या कोई और वजह हो, ये एंट्रीज संभावित आदेश से मेल नहीं खा रही हैं, तो उन्हें बदला जाना चाहिए ताकि वो आदेश के अनुरूप हो जाएं। ये सुधार कब और कैसे किया जाता है? क्या इसके लिए कोई लंबी चौड़ी प्रक्रिया है, जैसे दोबारा पार्टियों को बुलाना? नहीं, इसके लिए प्रक्रिया आसान रखी गई है। सबसे अच्छा तो यही है कि ये सुधार उसी समय कर दिया जाए जब राजस्व अधिकारी इंतकाल पर सुनवाई करके आदेश पारित कर रहे हों। लेकिन अगर उस समय ध्यान न जाए तो बाद में भी किया जा सकता है। शर्त बस इतनी है कि ये सुधार उस इंतकाल की एंट्री को नई जमाबंदी में शामिल करने से पहले हो जाना चाहिए। और क्या इसके लिए कोई परमिशन वगैरह लेनी पड़ती है? नहीं, अच्छी बात यह है कि इस तरह के सुधार के लिए कोई औपचारिक समीक्षा यानी रिव्यू की कार्रवाई करने की या हरियाणा भू राजस्व अधिनियम की धारा 15 के तहत किसी उच्च अधिकारी से अलग से अनुमति लेने की जरूरत नहीं होती। तो कौन कर सकता है ये सुधार? कोई भी राजस्व अधिकारी, उसी रैंक का या उससे ऊपर का, जिसके सामने वो इंतकाल पेश किया जाता है, ये सुधार करने के लिए अधिकृत है। सभी सुधार लाल स्याही से किए जाते हैं और सुधार करने वाले अधिकारी अपने हस्ताक्षर और तारीख डालते हैं। ठीक है, ये तो हुआ सत्यापन से पहले का सुधार।
लेकिन अगर सत्यापन हो चुका है, राजस्व अधिकारी ने आदेश पारित कर दिए हैं, दस्तखत कर दिए हैं, और उसके बाद लेकिन अभी जमाबंदी में एंट्री नहीं हुई है, उससे पहले कोई छोटी मोटी लिखने की या जोड़ने घटाने की गलती, क्लेरिकल और अरिथमेटिकल एरर नजर आती है, तब क्या अब आदेश बदलवाना पड़ेगा, रिव्यू करवाना पड़ेगा? नहीं, ऐसी छोटी मोटी लिपिकीय या गणितीय गलतियों को ठीक करने के लिए भी आदेश की समीक्षा यानी रिव्यू की जरूरत नहीं है। नियम 7.6 करेक्शन आफ्टर अटेस्टेशन इसी बारे में है। ये सुधार भी किया जा सकता है। ये कौन कर सकता है? इसे वही राजस्व अधिकारी कर सकता है जिसने मूल आदेश पारित किया था, या अगर वो बदल गए हैं तो उनका उत्तराधिकारी सक्सेसर इन ऑफिस, या फिर कोई उनसे वरिष्ठ राजस्व अधिकारी भी कर सकता है। लेकिन इसमें एक पेंच होगा शायद। हाँ, यहाँ एक बहुत जरूरी बात ध्यान रखनी है। इस सुधार को करते समय जो मूल आदेश पड़त सरकार पर लिखा गया है उसमें कोई काट-छांट या बदलाव नहीं किया जाना चाहिए। अच्छा, ओरिजिनल ऑर्डर को नहीं छेड़ना है। बिल्कुल नहीं। मूल आदेश अपनी जगह वैसे का वैसा रहेगा, बल्कि जो गलती ठीक की गई है उसका जिक्र करते हुए एक अलग से नोट लिखा जाना चाहिए जिसमें बताया जाए कि क्या सुधार किया गया है। और क्या इसके लिए पार्टियों को बुलाना पड़ेगा? नहीं, क्योंकि ये सिर्फ लिखने की गलती का सुधार है, मूल फैसले का नहीं। इसलिए इसके लिए संबंधित पार्टियों को दोबारा बुलाकर सुनने की भी जरूरत नहीं है। इसी नियम 7.6 में विरासत के इंतकाल के बारे में भी एक खास नोट दिया गया है। वो क्या कहता है? हाँ, वो एक आम गलती को ठीक करने का तरीका बताता है जो अक्सर हो जाती है। कई बार ऐसा होता है कि जब किसी व्यक्ति की मृत्यु के बाद उसकी जमीन का विरासत का इंतकाल दर्ज किया जाता है, हाँ, तो गलती से उसकी कोई एक खेवट यानी जमीन का कोई टुकड़ा या खाता दर्ज होने से रह जाता है। ओ, ये तो हो सकता है। हाँ, बाद में जब ये पता चलता है तो उसे ठीक करने के लिए फर्द बदर का इंतकाल दर्ज किया जाता है। पटवारी अपनी रिपोर्ट में बताता है कि कौन सी खेवट छूट गई थी। तब राजस्व अधिकारी ये आदेश देता है कि जो आदेश मूल विरासत के इंतकाल पर पहले दिया गया था, जैसे मान लीजिए सभी वारिसों को बराबर हिस्सा मिला था जी, वही आदेश इस छूटी हुई खेवट पर भी लागू माना जाएगा। अच्छा, मतलब दोबारा पूरी प्रक्रिया नहीं करनी पड़ती? नहीं, इसके लिए वारिसों को दोबारा बुलाने या पूरी प्रक्रिया दोहराने की जरूरत नहीं होती। बस छूटी खेवट को भी उसी पुराने आदेश के तहत ले आते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं इंतकाल के सीरियल नंबर की। जी, ये नंबर कैसे चलते हैं? क्या ये हर साल एक से शुरू होते हैं या हर तहसील के अलग होते हैं? कैसे? नहीं, हर साल नहीं। नियम 7.7 के मुताबिक इंतकाल की क्रम संख्या यानी सीरियल नंबरिंग एक लंबी अवधि के लिए चलती है। कितनी लंबी? ये चलती है एक बंदोबस्त से लेकर अगले बंदोबस्त तक। जब किसी इलाके में भूमि का बंदोबस्त का काम पूरा हो जाता है और अधिकारों का नया रिकॉर्ड, जिसे मिसाल हकी कहते हैं, वो तैयार होकर लागू हो जाता है, तब इंतकाल का सीरियल नंबर 1 से शुरू होता है। अच्छा, बंदोबस्त के बाद 1 से शुरू। हाँ, और ये नंबर फिर लगातार चलता रहता है साल दर साल, एक के बाद एक, जब तक कि उस इलाके में अगला बंदोबस्त न हो जाए। अब बंदोबस्त तो कई सालों में, कभी कभी दशकों में एक बार होता है। हाँ, बिल्कुल। तो ये सीरियल नंबर हजारों तक, लाखों तक भी पहुंच सकते हैं एक बंदोबस्त की अवधि में। समझ गई। अब एक और बहुत आम स्थिति पर आते हैं, खासकर रजिस्ट्री के मामलों में, जब कोई व्यक्ति पूरे खेत का नहीं बल्कि उसका सिर्फ एक हिस्सा बेचता है या किसी और तरह से हस्तांतरित करता है। मान लीजिए एक 4 कनाल का खेत है, उसका खसरा नंबर 10 है, उसमें से सिर्फ 1 कनाल बेचा गया, तो उसका इंतकाल कैसे दर्ज होगा? क्या पूरे 4 कनाल का इंतकाल करना पड़ेगा? नहीं नहीं, पूरे खेत का इंतकाल क्यों करेंगे? सिर्फ बिके हुए हिस्से का ही होगा। नियम 7.8 ट्रांसफर ऑफ पार्ट ऑफ ए फील्ड, ततीमा, इसी स्थिति के लिए बनाया गया है। अच्छा, ततीमा, ये क्या होता है? हाँ, ततीमा, अगर किसी खेत का जिसका अपना एक खसरा नंबर होता है, उसका केवल कोई हिस्सा या कोई अंश, फ्रैक्शन, बेचा गया है और खरीदने वाले ने उस हिस्से पर अलग से कब्जा भी कर लिया है, तो इंतकाल दर्ज करते समय एक खास प्रक्रिया अपनाई जाती है। अच्छा, इंतकाल की दोनों प्रतियों पर पड़त पटवार और पड़त सरकार दोनों पर उस पूरे खेत का एक नक्शा बनाया जाता है। नक्शा? हाँ, हाथ से। हाँ, एक रफ स्केच जैसा। इस नक्शे पर जो हिस्सा बेचा गया है उससे अलग से लाइन खींचकर दिखाया जाता है और उसे एक उप संख्या, सब नंबर या बटा नंबर दिया जाता है। जैसे आपने कहा खसरा नंबर 10, तो बिके हुए हिस्से को शायद 10(1) या 10(ख) दिखा देंगे और बाकी बचे हुए को 10(2) या 10(ख). अच्छा, इसी प्रक्रिया को और इस बनाए गए नक्शे को ही ततीमा शिजरा बनाना कहते हैं। इस काम के लिए जमीन के औपचारिक विभाजन यानी पार्टीशन की कार्रवाई करने की जरूरत नहीं होती। ये इंतकाल के साथ ही हो जाता है। इस ततीमा शिजरा बनाने में फील्ड कानूनगो की क्या भूमिका है? क्या वो सिर्फ पटवारी के बनाए नक्शे को मान लेता है कि हाँ ठीक बनाया है? नहीं नहीं, फील्ड कानूनगो की भूमिका यहाँ बहुत अहम है और फील्ड आधारित है।
सिर्फ पटवारी के नक्शे को मान लेना काफी नहीं है। नियम साफ कहते हैं कि फील्ड कानूनगो को खुद मौके पर जाकर उस खेत की व्यक्तिगत जांच करनी होगी। मौके पर जाकर? जी हाँ, मौके पर जाकर उसे 2 बातें पक्की करनी होंगी। पहली, नक्शे की सत्यता। जो ततीमा शिजरा पटवारी ने बनाया है, क्या वो मौके पर असल स्थिति से मेल खाता है? क्या हिस्से की पैमाइश और दिशा सही दिखाई गई है? और दूसरी, कब्जे की पुष्टि। क्या वाकई खरीदने वाले ने उस हिस्से पर कब्जा कर लिया है जो नक्शे में दिखाया गया है? अच्छा, कब्जा भी देखना है? हाँ, कब्जा देखना बहुत जरूरी है। कानूनगो को यह भी सुनिश्चित करना होता है कि इंतकाल के फॉर्म पर जो नक्शा बनाया गया है वो गांव के मूल फील्ड मैप, जिसे शिजरा किश्तवाड़ कहते हैं, उसकी एक सटीक प्रति है। बस उसमें बेचे गए हिस्से को अलग से दर्शाया गया है। कानूनगो को इन तथ्यों को प्रमाणित करते हुए इंतकाल पर रिपोर्ट करनी होती है। और अगर राजस्व अधिकारी को लगे कि कानूनगो ने मौके पर जाके सही से जांच नहीं की है या नक्शा ठीक नहीं बना है, लापरवाही हुई है, अगर इंतकाल सत्यापित करने वाले राजस्व अधिकारी को ऐसा लगता है कि फील्ड कानूनगो ने मौके की जांच ठीक से नहीं की है या कब्जे की पुष्टि नहीं की है या नक्शा गलत बना है, तो उन्हें उस इंतकाल को मंजूर करने का आदेश तब तक रोक देना चाहिए जब तक कि ये कमियां पूरी ना हो जाएं और वो खुद संतुष्ट ना हो जाएं। अच्छा, इंतकाल रोक देना चाहिए। जी हाँ। ये जमीन के रिकॉर्ड की सटीकता के लिए बहुत जरूरी है, वरना बाद में विवाद खड़े हो सकते हैं। क्या रजिस्ट्री के मामलों में ये ततीमा बनाने की प्रक्रिया थोड़ी अलग या तेज हो सकती है, क्योंकि रजिस्ट्री तो पहले ही हो चुकी होती है? हाँ, रजिस्ट्री वाले मामलों के लिए नियम 7.8A में एक सहूलियत दी गई है प्रक्रिया को थोड़ा तेज करने के लिए। क्या सहूलियत है? जब कोई जमीन रजिस्ट्री के जरिए बिकती है तो रजिस्ट्रार ऑफिस से इसकी सूचनाएं, जिसे रजिस्ट्रेशन मेमो कहते हैं, वो राजस्व अधिकारी के पास आती है। जैसे ही ये सूचना मिले, राजस्व अधिकारी को तुरंत कानून को और पटवारी को निर्देश देना चाहिए कि वे मौके पर जाएं और जरूरत हो तो रजिस्ट्री में दिए गए विवरण के आधार पर, जैसे कितना रकबा बिका, किस दिशा में बिका, उसके आधार पर ततीमा शिजरा तैयार कर लें। अच्छा, रजिस्ट्री के आधार पर? हाँ, जब ततीमा शिजरा तैयार हो जाए तो कानून को उसे राजस्व अधिकारी को पेश करेगा। इससे इंतकाल दर्ज करने की प्रक्रिया थोड़ी जल्दी शुरू हो सकती है, क्योंकि रजिस्ट्री में ब्यौरा पहले से होता है। समझ गई। अंत में एक सवाल तकसीम यानी विभाजन के मामलों के बारे में। जब परिवार में या हिस्सेदारों में जमीन का बंटवारा होता है, उसकी कानूनी प्रक्रिया चलती है, तो उसका इंतकाल कब दर्ज होता है? प्रक्रिया के शुरू में, बीच में या आखिर में? तकसीम या विभाजन के मामलों में इंतकाल रजिस्टर में अंतिम एंट्री तभी की जाती है जब विभाजन की पूरी कानूनी प्रक्रिया संपन्न हो चुकी हो। अच्छा, बिल्कुल आखिर में। हाँ, जब विभाजन का केस सक्षम राजस्व अधिकारी, जो आमतौर पे असिस्टेंट कलेक्टर फर्स्ट ग्रेड होते हैं, उनके द्वारा स्वीकृत यानी सैंक्शन कर दिया गया हो और वो आदेश लागू भी हो गया हो, मतलब मौके पर कब्जे अलग अलग हो गए हों, पत्थर वगैरह लग गए हों, जब ये सब हो जाता है तब इस विभाजन को रिकॉर्ड में लाने के लिए इंतकाल दर्ज किया जाता है, जिसे फिर सामान्य प्रक्रिया के अनुसार ही राजस्व अधिकारी द्वारा सत्यापित किया जाता है। तो ये थी हरियाणा में इंतकाल की प्रक्रिया से जुड़ी कुछ मुख्य और कहूंगी काफी विस्तृत हिदायतें। वाकई ये एक बहुचरणीय प्रक्रिया है जिसमें पटवारी से लेकर कानूनों को और राजस्व अधिकारी तक की बिल्कुल स्पष्ट भूमिकाएं हैं, और जाहिर है इसका मकसद भूमि रिकॉर्ड को सटीक और अद्यतन रखना है। बिल्कुल, आप देखें तो वो शुरू की पेंसिल वाली एंट्री से लेकर फिर 2 प्रतियों में रजिस्टर बनाना, पार्टियों के हस्ताक्षर न लेने का सख्त नियम, फील्ड कानून को द्वारा मौके की जांच पर जोर, राजस्व अधिकारी द्वारा सावधानीपूर्वक सत्यापन, गलतियों को सुधारने की प्रक्रिया, चाहे वो सत्यापन से पहले हो या बाद में, देरी होने पर ऊपर तक जवाबदेही तय करने का सिस्टम, और यहां तक कि खेत के एक छोटे से हिस्से ततीमा के हस्तांतरण को भी सही ढंग से नक्शे के साथ रिकॉर्ड करना, ये सभी कदम जमीन के मालिकाना हक को स्पष्ट रखने और भविष्य के विवादों को कम करने के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। हमारी आज की ये पूरी चर्चा, जैसा कि हमने बताया, हरियाणा भू राजस्व अधिनियम 1887, द हरियाणा लैंड रेवेन्यू एक्ट 1887 के प्रावधानों और उसके तहत बने नियमों पर आधारित थी। जी, ये वही कानून है जो मूल रूप से पंजाब भू राजस्व अधिनियम 1887 था और हरियाणा बनने के बाद यहाँ अपनाया गया। जमाबंदी और इंतकाल की इस जटिल लेकिन बेहद महत्वपूर्ण दुनिया पर और अधिक जानकारी और गहरी समझ विकसित करने के लिए हमारी इस श्रृंखला से जुड़े रहें। श्रोताओं के लिए एक अंतिम विचार छोड़ जाता हूं जो आज की चर्चा से ही जुड़ा है। हमने देखा कि
नियमों में जमीन के छोटे से छोटे हिस्से के हस्तांतरण के लिए भी मौके पर जाकर भौतिक सत्यापन और सटीक नक्शा यानी ततीमा शिजरा बनाने पर कितना जोर दिया गया है। हाँ बिल्कुल। ये प्रक्रिया जरूरी है, पर काफी समय और मेहनत का काम भी है। हाँ। इसे देखते हुए ये सोचना दिलचस्प है कि भविष्य में जो नई तकनीकें आ रही हैं, जैसे कि हाई रेजोल्यूशन सैटेलाइट इमेजरी है, जियो फेंसिंग है या ड्रोन से मैपिंग हो रही है, ये तकनीकें इन स्थापित और कभी-कभी थोड़ी बोझिल लगने वाली जमीनी सत्यापन प्रक्रियाओं को कितना और कैसे बदल सकती हैं? क्या ये इन्हें ज्यादा तेज, सस्ता और शायद और भी सटीक बना सकती हैं, या फिर इनसे नई तरह की चुनौतियां या गलतियों की संभावनाएं पैदा होंगी? ये देखने वाली बात होगी। वाकई ये सोचने वाली बात है कि तकनीक इस सदियों पुरानी पारंपरिक प्रक्रिया को भविष्य में क्या रूप दे सकती है। बहुत दिलचस्प। और जाते जाते हमारे श्रोताओं के लिए एक जरूरी बात, कृपया ध्यान दें कि यहाँ दी गई जानकारी केवल मार्गदर्शन और सामान्य समझ बढ़ाने के उद्देश्य से है। जी हाँ, श्रोताओं को सलाह दी जाती है कि वे किसी भी जमीनी मामले में कार्रवाई करने से पहले संबंधित कानूनों, नियमों और जो भी नवीनतम दिशा निर्देश हैं उनका स्वयं सत्यापन अवश्य करें और जरूरत पड़ने पर किसी योग्य कानूनी